इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने जिस तरह से जांच की है उसमें कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और ये मालूम चला है कि हत्या की जो कोशिश की गई है ये अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे एक सिलसिलेवार पूरा का पूरा घटनाओं का क्रम चला जा रहा है, जिसके बाद ये नतीजा निकलकर सामने आया है कि किस तरह से उमेश पाल की हत्या की गई। बताया जा रहा है पहले कि जिस तरह से गवाही का मसला निकलकर सामने आ रहा था कि गवाही दे रहे थे अतीक अहमद के खिलाफ उमेश पाल, लिहाजा उनकी हत्या करने के लिए प्रयास किया गया और ये पूरा हत्याकांड जो है इसको अंजाम दिया गया है। ये मामला अब सामने नजर नहीं आता है। अब दिखाई ये पड़ रहा है कि जिस तरह से अशरफ जेल में बंद था बरेली की, और उसके बाद साबरमती जेल में अतीक अहमद इस वक्त कैद हैं, उसके बाद से ही अतीक अहमद का जो पूरा गिरोह है उसका रेलेवेंस जो था माफिया राज में, प्रयागराज के पूरे इलाके में, वो खत्म होता जा रहा था। उसकी जो पूरी धाक थी इस पूरे इलाके में वो खत्म होती जा रही थी और उमेश पाल लगातार यहाँ पर बहुत महंगी जमीनों का सौदा कर रहे थे और तकरीबन 50 करोड़ की ऐसी संपत्ति की बात की जा रही है धूमनगंज और प्रयागराज के कई महंगे इलाकों में, जहां पर ये संपत्तियां अर्जित की गई, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और अतीक अहमद की मजबूरी बनती चली गई कि किस तरह से उमेश पाल के ऊपर काबू पाया जाए, वरना ये जो वर्चस्व है अतीक अहमद का प्रयागराज के पूरे इलाके में वो खत्म होते देर नहीं लगेगी। इस बात का डर माफिया डॉन अतीक अहमद को लगातार था और साबरमती की जेल में वो लगातार छटपटा रहा था कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर काबू पाया जाए और किस तरह से उमेश पाल का जो पूरा का पूरा साम्राज्य विकसित होता चला जा रहा है उस पर कैसे नकेल कसी जाए। लिहाजा यहाँ पर हत्या का प्लान बनाया गया, हत्या की पूरी योजना तय की गई और योजना तय करने के लिए साबरमती जेल से अतीक अहमद और उनके साथ ही साथ उनके छोटे भाई जो अशरफ हैं वो बरेली जेल से इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए थे और अतीक अहमद के ही इशारे पर अशरफ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो तमाम शूटर्स जिनको इस्तेमाल किया जाएगा उमेश पाल हत्याकांड में उनका सिलेक्शन करें, उनका चयन करें और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दें। आपको बता दें कि अशरफ जो कि बरेली जेल में कैद हैं, उनके साथ 11 फरवरी को आखिरी बार ये मुलाकात हुई और इस आखिरी मुलाकात में मोहम्मद गुलाम और उनका करीबी वहां पर शामिल था और इस मुलाकात में चयन किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया कि कौन से वो लोग हैं जो इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देंगे। और उसके बाद पहली बार जो कोशिश की गई है वो की गई है 14 फरवरी को, लेकिन उस दिन नाकामयाबी हाथ लगी और मौका नहीं मिला उमेश पाल की हत्या करने का। उसके बाद 18 फरवरी को दोबारा प्रयास किया गया है अतीक अहमद के शूटर्स के द्वारा, लेकिन क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी और उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा थी उमेश पाल के घर के आसपास के इलाकों में, लिहाजा इस काम को, इस वारदात को अंजाम देने के लिए हिम्मत नहीं पड़ी शूटर्स की। उसके बाद 21 फरवरी को तीसरी बार हत्या का प्रयास किया गया, हत्या के प्रयास के लिए पीछा किया गया, लेकिन हमला हो नहीं पाया। और उसके बाद 24 फरवरी को हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से उमेश पाल की धूमनगंज के उनके घर के सामने दिन दहाड़े सरे राह यहाँ पर गोलियों और बमों के सहारे उनकी हत्या कर दी गई और उनके साथ ही साथ जो सुरक्षाकर्मी उनके सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, वो 2 सुरक्षाकर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुहैया कराए थे, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी इस पूरी वारदात के पीछे। अब आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की तमाम टीमें, चाहे हम क्राइम ब्रांच की बात करें, उसके अलावा उत्तर प्रदेश STF की बात करें, तो यहाँ पर लगातार जाँच चल रही है और जाँच के माध्यम से ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि बरेली जेल में CCTV फुटेजेस के माध्यम से पता किया जाए कि वो कौन लोग हैं जो मुलाकात के लिए आए थे और किस तरीके से मुलाकात करवाई गई है। और उसके साथ ही साथ दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, दस्तावेजों के माध्यम से पता किया जा सकता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर मुलाकात के लिए यहाँ पर सारी सहूलियत मुहैया कराई, किसने और कब और किसकी ID के ऊपर ये मुलाकातें तय की गई थी और कैसे ये मुलाकातें संभव हो पाई हैं। इन तमाम बातों के ऊपर, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार नजर रखे हुई है और कार्रवाई जारी है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।